आज हम लीग से हट के लेक्चर देने जा रहे हैं। इसे लेक्चर ना कहा जाए, आज हम एक विश्लेषण करेंगे। अंग्रेजी में इसे एनालिसिस कह देते हैं। एनालिसिस चुनाव पे होगा। ध्यान रहे, ये लेक्चर फोकस ISPCS इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं रहेगा, ये हरप्रीत सिंह बसरा की तरफ से उसका एक नज़रिया है, एक नागरिक की तरफ से देश के नागरिकों के लिए इलेक्शन का एनालिसिस। हम कोई मीडिया हाउस नहीं है, हमें किसी भी रूलिंग पार्टी के द्वारा कोई वजीफा नहीं दिया जाएगा। इस लेक्चर के बाद कोई ऑपोजिशन हमारे समर्थन में नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये हम चर्चा नहीं कर सकते? देश का नागरिक चर्चा नहीं कर सकता? संविधान में यदि सबसे उच्चतम गरिमा और पद किसी का है तो वो देश के नागरिक का है, सिटीजन का है। संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनकी पावर का सोर्स है, और संविधान की पावर का सोर्स है पीपल, द सिटीजन ऑफ द कंट्री। वी आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो क्या हम मंत्रणा नहीं कर सकते? हम चर्चा नहीं कर सकते? यकीनन हमारा अधिकार बनता है, हम कर सकते हैं। आज के हमारे इस एनालिसिस में आंकड़ों को लेकर ऊपर नीचे गलतियां हो सकती हैं, सीट्स को लेकर थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन हमारे कंसेप्ट बिल्कुल सटीक होंगे, करेक्ट होंगे। लंबे समय से चुनाव को ऑब्जर्व करते हुए जो जो सीखा समझा आज आपको बताया जाएगा। UPSC में सिलेक्शन होने वाला है आपका, कल को आप देश के लिए लोक सेवा में जाने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोक सेवा में जाना चाहते हो, लोकशाही को नहीं समझ रहे। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आधार चुनाव, इलेक्शन। एक IAS ऑफिसर के तौर पर कल को एक इलेक्शन ऑफिसर बन करके तभी भी आप ही की पीठ को मिलेगी अगर आप किसी के मन मुताबिक काम करते हैं। गिरेबान भी आप ही का पकड़ा जाता है, आपने देखा। तो आपका सीधा सरोकार बनता है इससे। ना आप थपथपाहट लेंगे किसी की तो कोई गिरेबान तक भी नहीं पहुंचेगा। यही है जीरो करप्शन सोसाइटी। जब कार्य सिद्धांत और संविधान के मुताबिक किया है तो थपथपी के पात्र आप निजी तौर पे किसी के नहीं हो सकते। करप्शन का एक मूल्य और एक सिद्धांत यह भी था, लेकिन ये देश और देश के स्तर पर बैठे हुए चिंतकों की कमी रह गई कि करप्शन को सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया तो मॉनेटरी वैल्यू में और काला धन, इन मूल्यों पे जिक्र नहीं किया। और आज चिंता में है कि इंस्टीट्यूशंस गिर रहे हैं, संस्थाएं बिखर रही हैं। इंस्टीट्यूशन दीवारों से, सीमेंट से, ईंटों से नहीं बनता। इंस्टीट्यूशन बनता है उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने वालों के मूल्यों से, सिद्धांतों से, जिम्मेदारियों से। और वह आते हैं जब समाज चिंतन करता है। उस मंथन से जो रत्न निकलते हैं वही किसी देश को प्रगाढ़ प्रकाष्ठा की तरफ लेकर के जाते हैं। उसी दिशा में हमारा आज का एक मंथन ही समझ लीजिए, एनालिसिस है इलेक्शंस को लेकर के। 17वीं लोकसभा थी ये, देश के आज़ाद होने के बाद से लेकर के ये 17th लोकसभा थी। इसे आम चुनाव कहा जाता है, जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। पहली लोकसभा के चुनाव कब हुए होंगे? देश आज़ाद हुआ 1947, 1950 26 जनवरी को संविधान अस्तित्व में आ गया, प्रभावी हो गया। उसके बाद 25 अक्टूबर से लेकर के 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लंबे चले चुनाव। तो 1951-52 में चुनाव हुए लोकसभा के, पहली लोकसभा चुनी गई। तब से लेकर के आज दिन तक हम 17वीं बार चुनाव का उत्सव मना रहे हैं। बड़ी गर्व की बात है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इतने सारे लोगों को समावेशी ढंग से चुनाव करवाना आसान बात नहीं। ये 17वीं लोकसभा तक जो हम आए हैं, ऐसे में हर लोकसभा 5 साल की नहीं रही। कुछ लोकसभाएं बढ़कर के 6 साढ़े 6 साल पे भी गई, कुछ लोकसभाएं 5 साल से कम भी रहीं। तो लोकसभा का समय बढ़ाया भी गया, लोकसभा का समय घटाया भी गया। अलग अलग अंतराल की लोकसभाएं रही हैं। कुछ लोकसभाएं समा पूरा कर पाई, कुछ समय के बाद भी चल पाई, कुछ समय के पहले भंग कर दी गई, क्योंकि राष्ट्रपति को यह आज़ादी है कि वो लोकसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। कभी ये रूल भी पूरी तरह फॉलो नहीं हुए। ऐसा भी हुआ है कि इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रपति को कहा गया कि आप इमरजेंसी लागू कर दीजिए, लोकसभा को भंग कर दीजिए। कैबिनेट को पता लग रहा है इमरजेंसी लागू हो जाने के बाद कि अरे इमरजेंसी लागू हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए, संविधान में कई संशोधन किए गए और इसे और इंक्लूसिव बनाया गया कि कैसे इसे और डेमोक्रेटिक बनाया जाए कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट की मर्जी के बिना भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, आपको उन्हें साथ लेकर के चलना है। इन उतार चढ़ाव का खेल है मेरा लोकतंत्र, ये एक तरह का उत्सव है। इस उत्सव में क्या हुआ है उसे समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंट बॉडी है।
सुकुमार सेन हमारे देश के पहले इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। आज हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा, और 1 दिसंबर 2018 को इन्होंने ओपी रावत से पदवी संभाली थी। 1 दिसंबर 2018 से लेकर के आज दिन तक प्रभावी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा है। 2 इलेक्शन कमीशन और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 लोगों से मिलकर के आपका इलेक्शन कमीशन चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक कोई भी इलेक्शन कमिश्नर एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास दूसरे इलेक्शन कमिश्नरों से ज़्यादा ताकत नहीं है, ये तय बात है। इसका उपयोग मैं करूंगा आने वाले समय में लेक्चर की प्रोसीडिंग में, ये बात याद करके रखना। चुनाव की शुरुआत हुई 7वीं लोकसभा 11 अप्रैल 2019 को शुरू होकर के 19 मई 2019 को खत्म हुए। 7 चरणों में चुनाव कराए गए 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में। 23 मई को इसके नतीजे आ गए। 19 मई शाम को एग्जिट पोल आ गए। किसी ने इसे कहा कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, किसी ने इसे कहा कि ये एक तरह का तमाशा है, और प्रधानमंत्री केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे। शुरुआत यहीं से हो जाएगी हमारा एनालिसिस, प्रधानमंत्री की केदारनाथ की यात्रा से। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब देश का इतना बुद्धिजीवी वर्ग और मीडिया इस बात पे चर्चा कर रहा होता है कि प्रधानमंत्री इस वक्त केदारनाथ क्यों गए। या तो चुनाव से चल रहे थे तब जाते, क्योंकि उनके मुताबिक शायद एक वोट बैंक प्रभावी हो जाता, और या नतीजे आ जाते तो जाते धन्यवाद करने के लिए। नतीजे आए नहीं, चुनाव खत्म हो गए। अब केदारनाथ जाने का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री की राजनीति को वो शायद समझने में बहुत दिक्कत कर गए। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सब समझाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और उस मीडिया से सवाल पूछता हूं, प्रधानमंत्री यदि नतीजे आने के बाद केदारनाथ जाते तो 2 सिनेरियो में जाते। पहला सिनेरियो होता कि हार गए होते, तो क्या हार के केदारनाथ जाते? विपक्ष को यह मौका देते कि पश्चाताप करने के लिए गए हैं, क्षमा याचना करने के लिए गए हैं, पाप धोने गए हैं। ऐसा तो कतई मौका नहीं देंगे, तो चुनाव के बाद जाने का मतलब तो बनता नहीं था। दूसरी कंडीशन, क्या जीत कर जाते? जीत कर जाते तो क्या कहा जाता कि जीत के अब जीत की धन्यवाद देने चले गए। तो प्रधानमंत्री अपनी धार्मिक यात्रा को क्या जीत के अभिवादन से जोड़ना पसंद करते? कतई नहीं। तो प्रधानमंत्री का बेस्ट टाइम तो यही था अगर उन्हें केदारनाथ जाना था। वो कौन सा? चुनाव के बाद और नतीजों के पहले। कारण क्या है? इससे जो छवि बनती है वो यह बनती है कि यह मात्र श्रद्धा ही है जो उन्हें केदारनाथ ले आई, पूर्ण श्रद्धा। और हम ये ना भूलें कि हमारे देश में चुनाव हर साल का ही उत्सव है। कभी लोकसभा है तो कभी विधानसभा है, और बस थोड़ा इंतजार करिए, बंगाल तैयार खड़ा है, चुनाव होने ही वाले हैं विधानसभा के। पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, ही इज अ वेरी वाइस मैन। वाई? वो अपनी जॉब को 24 घंटे करते हैं। कैसे? वो 24/7 पॉलिटिशियन है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम ऐसे बिंदुओं की चर्चा करते हैं, हम इसे नेगेटिव सेंस में चर्चा करते हैं। आप 24/7 फैक्ट्री में काम करिए, कोई 24/7 खेतों में काम कर रहा है, हम कहेंगे दे आर वेरी हार्ड वर्कर, दे आर वेरी गुड, he is doing justice to the occupation, he is a very good farmer, he is a very good engineer, he is a very good doctor। 24 घंटे डॉक्टर काम करता है। लेकिन पॉलिटिशियन 24 घंटे पॉलिटिशियन हो, ये बुरी बात है। क्यों नहीं हो सकते भाई? किस तरह से फिर वो 24 घंटे के पॉलिटिशियन है? अब बीइंग अ जनरल पर्सन, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन, उन्हें काम तो करना ही है कुछ। उन्हें पानी पीना है, उन्हें खाना खाना है, उन्हें मंदिर भी जाना है, जैसे हम सब जाते हैं, जो भी धार्मिक स्थल है वहां जाना है। तो अगर ऐसे में वो अपने इन कामों को थोड़ा राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या गलत है? बस इतनी सी सोच है। श्रद्धा पर कोई डाउट नहीं। केदारनाथ दर्शन तो उन्हें करने ही थे, ये उनकी निजी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन क्यों ना उसी टाइम में कर लिए जाए। इसका अगर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है तो क्या हार्म है, क्या नुकसान है? हर कोई तो कहता है बाय प्रोडक्ट बनाओ, जितने भी प्रोडक्ट निकल रहे हैं उससे वैल्यू एडिशन करो। अगर इस एक्ट से एक वैल्यू एडिशन होता है तो मुझे नहीं लगता ये कोई नुकसान की बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। चुनाव खत्म हुआ नहीं,
2024 के चुनाव की शुरुआत है। 2014 के चुनाव के जीतने के भाषण में ही 2019 का चुनाव दिख रहा था, और भाषण की पहली लाइन ही थी कि मुझे 10 साल दे दिए जाएं, भाइयों बहनों, मैं भारत का कायाकल्प कर दूंगा। तो 2019 का चुनाव उस समय हाथ में था, एजेंडे पे था। आज 2024 का चुनाव एजेंडे पे है। केदारनाथ रिजल्ट 5 साल बाद देगा, ये मेरा वादा है, और आप ये देखेंगे। जिस कैडर ने इतने जोश के साथ काम किया इन 2.5 महीने और पिछले 5 सालों में, उसके अंदर जान फूंकने का काम करती है वो यात्रा। और खुदा ना खास्ता यदि हार भी जाते, सोच के देखिए, अगर हार जाते तो ये यात्रा कितनी पायस हो जाती, कितनी शुद्ध हो जाती। हार के भी एक बहुत बड़ा तबका और एक बहुत बड़े कैडर में जो सम्मान की पराकाष्ठा वो ले जाते, वो कोई सोच नहीं सकता था। तो यह एक बड़ी बात थी कि निर्मोह, सम्मान की भावना से विमुक्त, किसी भी लाभ की भावना से विमुक्त उनकी आस्था है इस धर्म में, और वो इसे लाभ के लिए उपयोग नहीं करते, ऐसा परसेप्शन आता। ये बड़ी बात है। वो जनेऊ लाभ के लिए धारण नहीं करते, वो मंदिर लाभ के लिए नहीं जाते, जैसा कि यूज किया गया एक नेता के लिए बीजेपी के ही द्वारा। सबका नाम लेंगे, सारी पार्टियों का नाम बोलेंगे, सारे मीडिया हाउसेस का, जिसको सू करना है, डिफाम करना है, हमें करें। क्योंकि भारत की राजनीति का एक नया तरीका यह है कि डिफामेशन आपको मुख्य पंक्ति में ले आता है, आपको मेन स्ट्रीम में ले आता है। सीडिशन के चार्ज लगने के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं, सोचिए, वरना तो शायद हमें अगले 30 साल तक कोई जाने ना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई, अगर किसी कुछ आहत हो जाए, हम पे केस कर देना, ताकि हम भी आगे आ पाए। नाम हम सीधे लेंगे, नाम बदलेंगे नहीं, नाम बदलना गलत बात है। ओके, अब चुनाव की शुरुआत करते हैं। आइए, बहुत चर्चा हुई इस बार, एक नारा बड़ा फेमस था, चौकीदार 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 चोर है। चौकीदार कौन है हमें नहीं पता, लेकिन चौकीदार चोर है किसने कहा हमें पता है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस के नेता मिस्टर राहुल गांधी के द्वारा यह नारा फैलाया गया कि चौकीदार चोर है। रफाल के मुद्दे के ऊपर यह नारा निकल कर के आया। जीएसटी को टैग दिया गया कि यह गब्बर सिंह टैक्स है, और डीमोनेटाइजेशन को बताया गया कि यह गरीब विरोधी है। चुनाव के ये 3 मुद्दे, जिसमें बाहुबली की तरह 3 तीर छोड़ने होते हैं ना, ऐसे इन्हें छोड़ा गया। तीनों तीर पीछे रह गए। क्यों? सामने से गधा बड़ा चल गया, किसका? बजरंग बली का। क्योंकि वो अली वाले हैं, हम बजरंग बली वाले हैं। ऐसा कौन कहते थे? योगी आदित्यनाथ, यूपी के चुनाव में। तो बजरंग बली का गधा बाहुबली के 3 तीरों के सामने जरा ज्यादा चल गया, ये बड़ी बात थी। ऐसे में ये चुनाव आगे बढ़े, और मैं सुनने को तरसता रह गया कि कहीं पर गरीबी उन्मूलन की चर्चा भी आ जाएगी, पॉवर्टी इरेडिकेशन। मैं तो दत्त सुंदरम की किताबों में वही पढ़ता रहा। जब भी देखा कि देश की प्रमुख परेशानियां क्या हैं, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन, माल न्यूट्रिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कुपोषण जिसको हम गांव में कहते हैं, बेरोजगारी की समस्या। शायद चुनाव में इन बातों की इस बार जगह नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्र हमारा बहुत आगे बढ़ गया। 2022 तक हम डेवलप्ड होने वाले हैं, तो फिर डेवलपिंग इश्यूज डिस्कस क्यों करने? एक डेवलप्ड कंट्री में डेवलपिंग इशू डिस्कस नहीं होते, जानते हो आप? यही डेवलपमेंट है। यह डेवलपमेंट नहीं है कि आप उन इश्यूज को रिजॉल्व करिए। डेवलपमेंट यह है कि चर्चा नहीं। लेकिन ऐसा भी पूरी तरह से सही नहीं था। ऐसा ओपोजिशन ने माहौल बनाया, और ऐसा रूलिंग पार्टी ने कैश किया। शुरुआत करते हैं, समझते हैं। किसी को समझ नहीं आया कि ये आंधी कैसी आ गई। 303 बीजेपी अकेली ले गई, जो कि पिछली बार 282 पे रुक गई थी। 52 कांग्रेस ले गई। इस बार भी जूझ रही है कि ऑपोजिशन का लीडर मिल जाए, क्योंकि नियम के मुताबिक जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 10% सीट लेना पड़ेगा, फिर लोकसभा का ऑपोजिशन का लीडर बन पाएंगे। उसके मुताबिक 55 सीट तो आना बनता था। जद्दोजहद अभी भी खड़ी है, ना पिछली बार लीडर मिल पाए, ना इस बार लीडर मिल पाए। ग्रोथ कहां से कहां तक हुई? 44-45 से बढ़ के 51-52 तक आए। बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो डिस्कशन एनालिसिस कहां रहता है? एक बहुत बड़ी बात कही गई कि नेशनलिज्म की स्पिरिट इन्वोक कर दी बीजेपी ने, इसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई। ये बड़ा मुद्दा है। नेशनलिज्म की स्पिरिट इन्वोक कर दी बीजेपी ने, चुनाव जीत गई।
राष्ट्रवाद की डेफिनेशन समझ लीजिए, 10 में से 2 लोग बता पाए तो मैं मानूं राष्ट्रवाद क्या होता है। तो यहां पे राष्ट्रवाद पुलवामा था, पुलवामा अटैक, और पुलवामा अटैक के ऊपर जो रिटेलिएशन दिया भारत ने, बालाकोट, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक यहां पर एक मेन इवेंट बन गया। यही है राष्ट्रवाद। उरी के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद की गई बालाकोट की स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस राष्ट्रवाद के मुद्दे के तौर पर बुनाया। और देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ गया कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि देश के सेना के नाम उनका वोट पड़ना चाहिए। मैं हैरान था, चुनाव में सभी पार्टियों के नाम थे, देश की सेना का नाम नहीं था। मैं वोट डालने गया बैलेट बॉक्स में, लेकिन देश की सेना का चिन्ह तो कहीं मिला नहीं। मजबूरी में वोट मुझे किसी कैंडिडेट को डालना पड़ा। तो जब प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम वोटर से मेरा कहना है कि वो देश की सेना के नाम वोट डाले, सेना तो पार्टी के तौर पे खड़ी नहीं थी। किसके लिए वोट मांग रहे थे? अपने लिए मांग रहे थे। सेना के कमांडर तो थे नहीं, तो क्यों वोट मांग रहे थे? यह भी एक चर्चा का विषय था। फिर मैं तो थर्ड टाइम वोटर था, मतलब मुझे देश के पराक्रम पे, सेना के पराक्रम पे कोई गर्व नहीं होना चाहिए। मेरा वोट देश की सेना के नाम पे नहीं जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा, अगर मैं देश की सेना के नाम पर वोट नहीं डाल रहा हूं, दूसरे मुद्दों पे वोट डाल रहा हूं, तो मैं देशभक्त भी नहीं हूं। ध्यान रखना, क्योंकि देशभक्त की आजकल बहुत ही डिसाइडेड डेफिनेशन चल रही है। उसकी पैरामीटर में आप आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूर्णतः अलग है, गलत है। और एक एक्ट बड़ा इजी है जिसपे बुक तो आपको उसी टाइम कर लिया जाता है, चार्जशीट 1.5-2 साल बाद भी दायर हो जाती है। इसे बड़ा ही मशहूर सेडिशन का एक्ट कहते हैं। ये भी बड़ा खास है, ये मशहूर भी बनाता है और जमीन दोज भी कर देता है। दोनों चीजें हुई इस बार के चुनाव में। तो कहा गया कि नेशनलिज्म का एक इशू है बड़ा स्ट्रॉन्ग। कुछ विश्लेषक निकल करके आए कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार का कारण सुखनिदान बालाकोट स्ट्राइक को रिकॉग्नाइज ना करना था। कांग्रेस की इतनी बड़ी बुरी हार का कारण बालाकोट स्ट्राइक को नकारना था, ऐसा कांग्रेस के ही अंदर से निकले हुए नेता कहते रहे। अपने लेवल पर यह बात सच हो सकती है, लेकिन इस बार के चुनाव में यह मुद्दा प्रभावी रहा, ऐसा कहा गया। कुछ नेता निकल करके आए। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद का एजेंडा चला करके वोट ले लिया। आज तक की अंजना ओम कश्यप उनसे कहती हैं कि हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुत्व नकारात्मक है? तो वो उन्हें समझाते हैं कि मैडम, मैं हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व का अंतर बताना चाहता हूँ। हिंदुइज्म की आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन हिंदुत्व की नहीं। आप हिंदुइज्म को प्रेफर करिए। जब उनसे वो पूछती हैं कि हिंदुत्व क्या है आपके मुताबिक, तो वो कहते हैं कि वीडी सावरकर को पढ़िए, गोलवालकर को पढ़िए। हिंदुत्व का मतलब यह है कि हिंदुत्व एक्सक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है। हिंदुत्व यह कहता है, राम राज्य की बात करता है, दूसरे धर्म के लोग जो कि भारत के बाहर के हैं वो समाते नहीं हैं भारतीय समाज के अंदर, यह हिंदुत्व है। लेकिन हिंदुइज्म तो कोर्ट कह चुका है इट इज द वे ऑफ लाइफ, उसे तो संविधान आजादी देता है। तो कुल मिलाकर के बहुत से नेताओं का यह आरोप रहा कि ये चुनाव में विजय हिंदुत्व राष्ट्रवाद को इन्वोक करके लिया गया। ऐसे में मेजॉरिटी को लामबंद करने को कहा गया, यानी कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के द्वारा एनडीए के द्वारा मेजॉरिटी को पोलराइज कर लिया गया। क्या बात है। आज दिन तक हम पोलराइजेशन की राजनीति सुनते थे, माइनॉरिटी पोलराइज होती थी, अब मेजॉरिटी भी पोलराइज होती है। इसका पहला नमूना 2014 में ही देखने को मिल गया था। तो मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ऐसा आरोप है हम पे। मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके क्या नुकसान होते हैं, वो भी आपको समझा देंगे। ये सारे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट हैं, उसके टॉपिक हैं। विषय से ना भटकते हुए यहाँ पर तरीके से आए, उसके लिए यह इम्पोर्टेंट था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, नेशनलिज्म के मुद्दे को इन्वोक करके, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के मुद्दे को इन्वोक करके क्या बीजेपी और एनडीए लिटरली 352 सीट्स ले सकते थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत में एक बहुत नकारात्मक चीज हुई पिछले 2.5 सालों के अंदर। राजनीति सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन की गई और समझ ही नहीं पाए बड़े बड़े थिंक टैंक कि परसेप्शन सिर्फ शहरों तक सीमित है, और शहरों में भी एक उस वर्ग तक जिसके पास इतना समय है कि वो इन इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, इन चैनल्स और इन डिस्कशंस को सुने। परसेप्शन सिर्फ वहीं तक रह गया। नए चैनल खोले गए, नए न्यूज चैनल आए और सभी बटे हुए थे। एक तरफ
जहां आपको देखने को मिला NMF, बहुत मशहूर, आपने देखा होगा। दूसरी तरफ द क्विंट आ गया, जहां द क्विंट पूरी तरह से एंटी NDA जा रहा था, एंटी बीजेपी जा रहा था, वहां पे NMF पूरी तरह से प्रो बीजेपी जा रहा था। एक तरफ NDTV 100% एंटी NDA एंटी बीजेपी, और एक तरफ जी न्यूज रिपब्लिक पूरी तरह से प्रो बीजेपी प्रो NDA। बीच में आज तक स्टेटस क्लियर ही नहीं हुआ, किधर है किधर नहीं। ABP न्यूज स्टेटस क्लियर नहीं हुआ, ये ऑलवेज सस्पिशन का पात्र रहे, लेकिन ये भी प्रो बीजेपी प्रो NDA ऐसा कहा गया। इंडिविजुअल चैनल्स खड़े किए गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी निकले कई आरोप लगा करके, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ध्रुव राठी नाम का एक युवा एक चैनल लेकर के आया, उसका एजेंडा सुबह से शाम यही था कि नेगेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो परसेप्शन इंटरनेट पे दिखता था, ये जो मैसेजेस जाते थे, कांग्रेस और ऑपोजिशन इसके द्वारा बर्बाद कर दिया गया, वरना 352 सीटें आना इम्पॉसिबल था। मतलब परसेप्शन ने काम ही नहीं किया। क्यों? परसेप्शन भारत में ग्रामीण इलाकों में उन लोगों पे काम कर ही नहीं सकता जिसको खेती से आगे होश ही नहीं है सोचने का, जिसके पास चूल्हा नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो आदिवासी बैठा हुआ है, जो ग्रामीण इलाके में किसान है, औरत है, बच्चा है, कुपोषण है, वो नहीं देखता है ये सब, उसको नहीं मतलब इस परसेप्शन से। तो केवल और केवल आप अगर ये मानते हैं कि नेशनलिज्म को इन्वोक करके बीजेपी 352 सीटें ले गई है, तो यह उतना ही गलत है जितना वो परसेप्शन गलत था जो नए ऐप, नए चैनल, नए ब्लॉगर खड़े करके शायद कांग्रेस ने या ऑपोजिशन ने चाहा कि हम बीजेपी को खत्म कर देंगे। परसेप्शन बिल्डिंग नहीं चली इस चुनाव में, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। चला क्या, काम किसने किया, वो समझाने का प्रयास करते हैं। शुरू से चुनाव में एक बात आ रही थी कि एक अंडरकरंट है। पिछली बार बात होती थी मोदी लहर है, लहर दिखती है। इस बार बात कर रहे थे अंडरकरंट है, और आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं UPSC, आपको पता है सुनामी दिखती नहीं है। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने इस बार इसको नाम दिया, ये लहर नहीं है तो सुनामी है, ये तो दिख ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही कोस्ट पे आई चुनाव 23 मई, ये तो मतलब क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई है, वॉक कांग्रेस इसमें बह गया। अंडर करंट था, इट वॉज वेरी क्लियर। अंडर करंट क्या था, आओ समझाएं। सबसे नेगेटिव फैक्टर जो मैं मानता हूं ऑपोजिशन के अगेंस्ट गया, ऑपोजिशन ने 2019 में खुद रिकॉग्नाइज किया कि ये सैटेलाइट का दौर है, ये टीवी का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे में पूरा चुनाव जातीय समीकरण पर लड़ा, पूरा चुनाव जातीय समीकरण पर लड़ा। इस जातीय समीकरण का नमूना देखने को मिला है कि 16-17 सीटों पर सिमट गया महागठबंधन यूपी का। आपने पहले दिन से बात की, मैं अगर यूपी का युवा हूं, मैं महागठबंधन को वोट डालना चाहता हूं, किस प्रॉमिस पे डालूं? यह कि दलित, यादव और मुस्लिम का वोट हमें मिलना चाहिए। मायावती और अखिलेश यादव के बीच में ये जो गठबंधन बना, इसका प्राइम एजेंडा यही था कि मुस्लिम, दलित और यादव, ये 3 क्लासेस वोट हमें डालने आएंगे। मतलब स्टिल दे आर डूइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। एक कम्युनिटी को कंसोलिडेट करने की ताकत आपको ऐसा नहीं लगता? आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उस सेकुलरिज्म की थ्योरी में जब हम ये बात करते हैं कि एक पार्टी हिंदुइज्म की बात कर रही है, तो दूसरी पार्टी जब सीधे सीधे, मैं सन्न था ये देख करके कि चुनाव की डेट अनाउंस होने से पहले ही आप क्लियरली एक ग्रुप ऐसा बनाने जा रहे हैं, एक कोलिशन ऐसी बनाने जा रहे हैं जिसमें आप क्लियरली प्रोक्लेम कर रहे हैं कि आप दलित, मुस्लिम और यादव वोट बटने नहीं देना चाहते। What kind of secularism is this? What kind of secularism is this? You are simply negating the very concept of secularism of equal treatment to everyone. You are simply trying to consolidate और polarize the vote. हुआ क्या असल में? हुआ क्या? 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 63 सीटें लेकर के चली गई बीजेपी। इस महागठबंधन के खिलाफ क्यों हो गया ऐसा? अखिलेश यादव की मदद हम करे देते हैं, हम समझा देते हैं कि क्या हो गया। हुआ ये है
नेशनलिज्म का एजेंडा काम करके गया है नहीं गया वो अभी समझाएंगे, काम कुछ चीजों ने किया है वो ये है। अखिलेश यादव की पार्टी के एक बहुत बड़े और दिग्गज नेता हैं जिन्हें नेताजी कहते हैं, मुलायम सिंह यादव। थोड़ी कंसेप्ट समझिए, अखिलेश यादव के परिवार से 3 दिग्गज चुनाव आ रहे हैं। उन एक दिग्गज में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है डिंपल यादव कन्नौज से। डिंपल यादव कन्नौज से हारी हैं अखिलेश यादव की पत्नी, लेकिन मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते हैं। कैसे हुआ ये? उत्तर प्रदेश में एक पुराना वोटर है, ओल्ड एज पुराना केडर ऑफ वोटर, जिनकी एक अफिनिटी और लॉयल्टी पुराने नेता से थी, दैट इज मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने अपना हाथ पकड़ करके खड़ा किया है अखिलेश यादव को, उंगली पकड़ के लाए हैं राजनीति में और अपने बराबर छवि क्रिएट की है और एक लेवल आगे ही चले गए वो। उस वोटर की एक लॉयल्टी अखिलेश यादव को भी मिली। जहां पे ये लॉयल्टी इंटैक्ट थी वहां पे दोनों ही पिता और पुत्र जीते हैं, लेकिन डिंपल यादव नहीं थी, मुलायम सिंह यादव के द्वारा प्रोजेक्टेड नहीं थी। वो ओल्ड वोटर की उनके साथ एफिनिटी नहीं रही और न्यू वोटर ने उन्हें वोट नहीं की, हारी, परिवार से ही हार गई। दैट वाज द फैक्टर। तो मुद्दे की बात यह, वोट किसको गया फिर और क्यों गया वोट, ये इंपॉर्टेंट बात है। आइए अंडर करंट समझाते हैं आपको। अंडर करंट कौन सा काम कर रहा था? सबसे पहले वोटर के पास उत्तर प्रदेश में अगर वो इस महागठबंधन को वोट डालते हैं तो लीडर क्लियर नहीं था। लीडर पता नहीं था कि अखिलेश भैया बनेंगे कि मायावती बहन बनेगी। लीडर कौन होगा हमारा, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपर लेवल पे हाथ मिला लिए, सालों से आपके कार्यकर्ता एक दूसरे के विरुद्ध थे, गेस्ट हाउस का कांड हुआ, जबरदस्ती एब्डिक्ट किए गए मायावती के कैंडिडेट, एक दूसरे में इतनी स्ट्रॉन्ग राइवलरी रही एक स्टेट के अंदर, आप दोनों ने हाथ मिला लिए। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले 2 ऑपोजिट कार्यकर्ता, एक ही मोहल्ले में रहने वाले 2 ऑपोजिट कार्यकर्ता हाथ नहीं मिलते बेटा, ये बात याद रखना। अखिलेश यादव इस चीज को एड्रेस करने में फेल रहे। जस्ट 3 से 4 मंथ्स बिफोर आप एक रिलेशन फॉर्ज कर रहे हैं और वो भी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। समाज एक ऑर्गेनिक सोसाइटी की तरह उभरती है और ये रिलेशनशिप ऑर्गेनिक होते हैं। जिनकी इतने समय से आपके प्रति लॉयल्टी रही, जिन्होंने परिवारों की, खानदानियों की दुश्मनियां डालनी एक दूसरे से पार्टियों की वजह से, आप चाहते थे कि वो एक साथ एकदम से मिल जाएं, ये मुमकिन नहीं था और वो नहीं हुआ। पार्टी कैडर ने काम नहीं किया। मायावती को जमीन पे ये नजर आ रहा था और मायावती ने उस लेवल पे रैलियां भी नहीं की, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और मुलायम सिंह यादव के द्वारा पहले दिन ही ये कहा गया था कि इस कोलैबोरेशन का अधिक फायदा मायावती को होगा और वो दिखा। अखिलेश यादव से अधिक फायदा मायावती लेकर के चली गई इस कोलैबोरेशन का, जबकि मायावती की जमीन पिछले लोकसभा चुनाव में खत्म हो चुकी थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि अखिलेश यादव ने उनसे गठबंधन किया क्यों, क्योंकि वो इस भुलावे में रह गए कि गोरखपुर में हुए बाय इलेक्शंस अगर वो इस महागठबंधन की नीति के तहत जीत सकते हैं तो वो भारत के स्तर पर होने वाले लोकसभा भी इसी महागठबंधन के हिसाब से जीत जाएंगे। लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि बाय इलेक्शंस कभी भी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स से इम्पैक्टेड नहीं रहते, हमेशा लोकल इम्पैक्ट से चलते हैं। और वहां पर अगर इस गठबंधन का जीतना, थोड़े समय पहले जब बाय इलेक्शन योगी आदित्यनाथ की सीट खाली हुई थी तो इस वजह से बाय इलेक्शन होना वहां पर तय था, वो चुनाव को ये कम्पीट कर गए नेशनल लेवल लोकसभा चुनाव से। उस बाय इलेक्शन में मोदी वेव का कोई रोल नहीं था, यहाँ पे मोदी वेव एग्जिस्ट कर रही थी, यहाँ पर मोदी की रैलियां थी, यहाँ पर इस बार सीधे सीधे अमित शाह की इंटरवेंशन थी। ये सारी चीज़ें उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस एक छोटे मॉडल को इन्होंने बड़ी पॉलिटिक्स पर लागू करने का प्रयास किया, यहाँ पर ये मात खा गए। कैडर में असिमिलेशन नहीं हो पाया। पुराना वोटर का, पुराना लॉयल वोटर टू द समाजवादी पार्टी, वहां से जहां से बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इन्होंने खड़े कर दिए अंडर द महागठबंधन, वो नहीं लॉयल्टी अपनी दे पाया उस लेवल पर। और अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जो हम बार बार कहते हैं दलित यादव और मुस्लिम, अगर हम इस दलित यादव और मुस्लिम की बात करें तो इसने अंडर करंट के तौर पर वोट डाला। अंडर करंट के तौर पर वोट डालने का मतलब ये है कि बीजेपी ने 2 काम किए बड़े जबरदस्त। नेशनल लेवल पर उसने एक रंग में पोतना चाहा पूरे भारत को, वो नाम था राष्ट्रवाद का, यानी कि बालाकोट। लेकिन बीजेपी का केडर यह जानता था कि देश में यह सेंटीमेंट वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकते अनलेस अनटिल हम अगर ग्रास रूट लेवल पर डिलीवरी ना करें। तो बीजेपी केडर अंडर करंट के तौर पर डिलीवरी भी करता रहा, जो आज वोट में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और देश की सभी उस वर्ग को
चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर हो, चाहे वो 2.5 लाख रुपया घर बनाने के लिए सब्सिडी हो, चाहे वो खुले में शौच करने वाले के लिए बाथरूम हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो इरिगेशन नेटवर्क हो, चाहे वो मुद्रा लोन के तहत माइक्रो क्रेडिट हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया के तहत कोई ना कोई प्रोविज़न है, चाहे स्टार्टअप के तहत कोई प्रोविज़न है, हर प्रोविज़न के तहत लाभार्थियों के द्वारा वोट डाला गया है। ये था अंडर करंट जिसे ऑपोजिशन नहीं देख पाया। देश की राजनीति इतनी खोखली नहीं हो सकती कि देश में लास्ट माइल पे रहने वाला वह किसान जो शायद दिन में टीवी भी एक बार ना देख पाए, वो उस राष्ट्रवाद के नाम पर वोट डाल दे जिसको उसे वो समझ भी नहीं पा रहा। वो वोट डालता है कि उसके सर पे छत है, वो वोट डालता है कि क्या किसानी कीमत 1.5 गुना कर दी गई, वो की गई। वो वोट डालता है कि क्या 5 करोड़ परिवारों को मोदी लेकर के आए हैं, हेल्थ एम्बिट के अंदर लेकर के आए हैं, क्या 2.5 लाख रुपया शेल्टर डालने के लिए दिया गया, क्या इरिगेशन नेटवर्क डेवलप किया गया। ये सारी स्कीम्स थी अंडर करंट और इसके तहत डिलीवरी हुई पूरे भारत में। अनकरप्टेड डिलीवरी कराई गई क्योंकि करप्शन के चार्जेस कहीं यहां पे नहीं मिले। 5 साल के अंदर मैं सन्न था कि ऑपोजिशन अगर कहीं करप्शन निकाल पाई है तो रफाल में। पॉलिसी में करप्शन दिखाएं आप, पॉलिसी पैरालिसिस बताएं आप, नहीं बता पाए। एक बार भी विपक्ष इस डाटा के साथ नहीं आया कि यहां पर ये स्कीम चलाई थी, इतना डिलीवर करना था, इतना नहीं किया। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने घर देने थे, इतने नहीं दिए। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इतना देना था, इतना नहीं दिया। ये पर डॉग मोर क्रॉप के तहत इतना देना था, नहीं दिया। नमामि गंगे के तहत इतने पॉल्यूशन सेंटर लगने थे, इतनी रिवर स्ट्रेच साफ करना था, इतना नहीं किया। जब ये सब चीज़ों पे वार्तालाप ही नहीं किया, आम आदमी का मुद्दा तो छुआ ही नहीं गया। यही था वो अंडर करंट जो पूरे भारत में काम कर रहा था। और अल्टीमेटली इस मुस्लिम, इस दलित और इस यादव ने जिस दिन वोट डाला है, इसने वोट डाला किसके तौर पर? बेनिफिशियरी। ये वोट डालने दिन क्या बन गया? बेनिफिशियरी, लाभार्थी। इसने मुस्लिम की तरह वोट नहीं डाला, इसने दलित की तरह वोट नहीं डाला, इसने यादव की तरह वोट नहीं डाला, इसने लाभार्थी की तरह वोट डाला है। क्योंकि ये मैं इस आधार पर नहीं कहता कि कितनी सीटें आई हैं। बीजेपी का वोट शेयर 35-36 से बढ़ करके 51% चला गया है। मानते हैं आप इस बात को? तो वोट शेयर में इंक्रीमेंट होना ये बड़ी बात होती है कि आपने लोगों को जोड़ लिया है। तो ये सारे वोट डालने गए हैं ये बन करके। यहां से ऐसा लगता है कि देश में कुछ गड़बड़ नहीं थी। तो वो जो 2018 नवंबर के महीने में किसान आंदोलन हो रहा था दिल्ली में, वो झूठ था। मध्य प्रदेश में किसानों पे गोली चलाई गई, झूठ था। महाराष्ट्र में इतना बड़ा किसान आंदोलन निकला, झूठ था। तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के इतने किसान आकर के जंतर मंतर पे बैठे रहे, झूठ था। ये झूठ था क्या? देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था क्या? कोई नुकसान नहीं था। जितने प्रधानमंत्री ने वादे किए क्या उतने रोजगार दे दिए थे? जितने स्टार्टअप स्टैंडअप के तहत ग्रोथ होनी थी क्या उतनी हो गई? जितना मुद्रा लोन का देना था उतना दे दिया क्या? जितने करप्शन के केसेस खत्म करने थे क्या हो गए? बात ये आती है। मतलब देश बड़ा ही रोजी था, सब कुछ बड़ा पिंकिश और वेरी गुड था ना? कमी थी। अंडर करंट था लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था, कमी थी। ये कमी है जो मैंने अभी बोला, ये कमी है। इस कमी को पेंट किया इस राष्ट्रवाद ने, इस कमी को पेंट किया इस राष्ट्रवाद ने। वो जो वोटर एक लेवल पर थोड़ा सा कम पा रहा था हर एंगल पे खुद को, कि जैसे वादे हुए थे उस तरह की डिलीवरी नहीं हो पाई हैं, उसका ध्यान उस चीज से अगर किसी चीज ने लास्ट पॉइंट पे डाइवर्ट किया तो यहां पर काम राष्ट्रवाद का फॉर्मूला कर गया। और लास्ट टाइम पर जो स्लोगन अपनाया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है का मतलब ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी की गई। बीजेपी बहुत सफल रही इस मामले में, ऑप्टिमिस्टिक पॉलिटिक्स में। जैसे लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ये बेरोजगारी बीजेपी की दी हुई है। ध्यान से समझिए, बीजेपी से प्रश्न इस बात पे नहीं रहा लोगों का कि आपने रोजगार जितना बोला था उतना दिया, नहीं दिया। बीजेपी से सवाल ये हो गया कि ये बेरोजगारी लोग मान रहे थे कि बीजेपी की दी हुई नहीं है, ये 60-70 साल में आई है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये हटाएगा मोदी ही। बात समझ रहे हो? बीजेपी कैडर ये सेंटीमेंट पहुंचाने में कामयाब रहा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारा दिया हुआ नहीं है,
ये कांग्रेस का दिया हुआ है, लेकिन रिमूव हम करेंगे, दिस इज आवर प्रॉमिस। इसे में हमने काम किया है, काम 100 पैसा करना था, हुआ 60 पैसा है, लेकिन 40 पैसा भी हम ही करेंगे, ये आएंगे तो 60 पैसा भी जा गया। पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बीजेपी के द्वारा ये सेंटीमेंट प्रमोट किया गया बड़े स्ट्रांगली, और कांग्रेस ये कहती थी कि नेशनल सिक्योरिटी कभी भी इलेक्शन का इशू नहीं होता, इट इज अ नेचुरल एस्पेक्ट। कोई भी गवर्नमेंट है वो अपना नेशनल सिक्योरिटी तो देखेगी। नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनलिज्म में ऑपोजिशन फर्म नहीं कर पाया। बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो उठाया ही नहीं, उसने उसे सीधा जोड़ा तो नेशनलिज्म से। इस बात को हम समझ नहीं पाए। बीजेपी के द्वारा जब रफाल प्रकोर किए गए थे, प्रधानमंत्री के उस समय के भाषणों को अगर आप ध्यान से सुने, उसे सीधा राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ते थे उसे वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एम्पावरमेंट ऑफ द डिफेंस, वो मुद्दा था राष्ट्र की अस्मिता का, वो मुद्दा था राष्ट्र की स्वतंत्र संप्रभुता का, उसे वो हमेशा सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी से जोड़ते रहे, यही उनका राष्ट्रवाद था। उनके द्वारा प्रकोर एक एक एरोप्लेन, एक एक एयरक्राफ्ट उनके राष्ट्रवाद को और प्रबल बना रहा था, यह बड़ी बात थी, और वो उस चीज को राष्ट्रवाद से जोड़ करके दिखा पा रहे थे। जबकि बीइंग जेन्युइन प्राइम मिनिस्टर उनको यह परचेज करना ही है, लेकिन उसे राष्ट्रवाद से जोड़ा। इस पे बीजेपी को प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ही इज अ 24/7 पॉलिटिशियन, व्हाट इज रॉन्ग? जब एयरक्राफ्ट ले ही लिया है तो उसमें अगर आप उसका एक ऐसे राइटिंग करते हैं, तो उसमें अगर आप लास्ट में ये 2 लाइनें जोड़ते हैं, सेना का मनोबल बढ़ेगा, सेना मजबूत होगी, सेना सशक्त होगी, देश की अस्मिता मजबूत होगी, भारत सशक्त होगा, और भारतीय राष्ट्रवाद और मजबूत होगा, भारत राष्ट्र मजबूत होगा, कोई भी इसे आंख निकाल के नहीं देख पाएगा। तो यहां पे क्या कमी है? ऑपोजिशन इसकी खिलाफत करती रही और उसके मार्क्स कम होते रहे, क्योंकि सीधे सीधे ये प्रूव हो गया कि ये तो एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा किया भी, ये बड़ी बात है। बीजेपी की तरफ से जो माहौल बनाया गया, देखने में ऐसा लगा कि जो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कहता है, जो भी सरकार के खिलाफ कहता है, वो एंटी नेशनल हो जाता है। मुद्दे की बात यह है कि ऑपोजिशन ने जितना ये बोली है लाइन, लोगों में ये मैसेज ऐसे गया है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री खिलाफ बोल रहा है, प्रधानमंत्री देश के हित में कार्य कर रहे हैं, वो देश के खिलाफ बोल रहा है, तो वह देश विरोधी है। बीजेपी ने इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, लाइन ऑपोजिशन की थी, उसे टारगेट कर दिया लोगों के बीच में। ये कब पॉसिबल हुआ? बालाकोट में। बालाकोट में सवाल ऑपोजिशन का सत्ता पक्ष से था, सवाल रूलिंग पावर से था, सवाल बीजेपी से था कि आप प्रूफ दीजिए। कुछ नहीं किया बीजेपी ने। अगले दिन क्या किया? देश के कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा हमारी वायुसेना, ध्यान से सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक है तो क्रेडिट आपका, लेकिन ऑपोजिशन ने जब सवाल उठाया तो सवाल एयरफोर्स पे। इमेजिन करिए इस चीज को। ये किसने परसेप्शन बना दिया? ये बीजेपी ने बना दिया कि देश के विपक्ष, देश के तथाकथित बुद्धिजीवी यह प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे देश की गौरवशाली सेना, हमारे एयरफोर्स के जवान, हमारे शहीदों पे इनका शक है कि एयर स्ट्राइक हुआ है कि नहीं हुआ। कांग्रेस ये परसेप्शन डेवलप करने में कामयाब नहीं हो पाई, मैसेज नहीं दे पाई कि हम सवाल सेना पे नहीं, एयरफोर्स पे नहीं, जवानों की शहादत पे नहीं, बीजेपी की कार्यशैली पे, इसकी नीयत पे उठा रहे हैं कि तुमने किया जितना है, तुम बता क्या रहे हो, उसे जस्टिफाई करो, जो कि एक नागरिक के तौर पे लेजिटिमेट राइट बनता है। लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाए। बीजेपी इसमें कामयाब हो गई उसे नया एंगल देने में, और उसके बाद ये वेव क्रिएट हो गई और वेव आगे प्रमोट कर दी गई कि सेना का नुकसान कर रही थी कांग्रेस, इसने लंबे समय से रफाल को नहीं खरीद करके। बालाकोट स्ट्राइक के ऊपर उनके प्रश्न उठाना बहुत गलत है, देश के गौरव को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की तरह बात करते हैं, पाकिस्तानियों की तरह बात करते हैं, उनकी सेना की तरह बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। बार बार ऑपोजिशन के द्वारा ये लाइन कहना कि कुछ भी बीजेपी के खिलाफ कहो तो बीजेपी ये कहती है कि तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसको भी बीजेपी ने सही लिया कि जब भी आप कुछ भी देश के खिलाफ कहेंगे तो हमारा कहना है कि पाकिस्तान चला जाना चाहिए। कहने का मतलब जो भी स्टेटमेंट ऑपोजिशन की तरफ से आए, आप ध्यान से देखिए, उन्हें थोड़ा सा मोल्ड करके बीजेपी ने उसी स्टेटमेंट को प्रमोट किया। बीजेपी कभी डिफेंसिव नहीं रही बच्चों, पॉलिटिक्स का एक नया रूप दिया है बीजेपी ने। वो कभी अपने स्टेटमेंट पे डिफेंसिव नहीं रही कि हमने ऐसा नहीं कहा। वो ऑलवेज अपने स्टेटमेंट्स में साथ फर्म रही है,
स्ट्रांग रही है और उसे मोल्ड करके अगेंस्ट यूज करती रही है कांग्रेस के। यहाँ पे कांग्रेस फंसी है। आई बात समझ में? कांग्रेस ने स्टैंड बदले बार बार, यहाँ पे वीक हो गए। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहां पर अंडर करंट की कमियां दिखती थी, जहां पर एक अर्बन वोटर था, अर्बन वोटर उसको पूरी तरह से राष्ट्रवाद में लिया और राष्ट्रवाद का पेंट उसके ऊपर चढ़ाया, तो अर्बन वोटर ले गया, साथ में उसका वोट आया। अर्बन वोटर को क्या चाहिए? एजुकेटेड वोटर को क्या चाहिए? एजुकेटेड वोटर बड़े लेवल पर यह चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब इंडिया की चर्चा हो तो बड़ी स्ट्रेंथेंड वे में हो। ध्यान से सुनिएगा, यह फर्क है शहरी और गांव के वोटर का। और इंटरनेशनल लेवल पर सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक के बाद जब बात होती है तो बात चर्चा भारत के विषय में हो रही है। दीन दुनिया घूमने वाला वोटर, ग्लोबली घूमने वाला वोटर ये चाहता है कि मैं जब विदेश में जाऊं, मेरे पास अपना निजी धन, अपनी संपन्नता, अपनी पर्सनैलिटी तो है, लेकिन जिस देश की आइडेंटिटी लेके जाता हूं वो आइडेंटिटी भी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। मोदी इसमें कामयाब रहा, उसने स्टैब्लिश कर दी है आइडेंटिटी बड़े लेवल पर, और इसकी वजह से उसको गर्व रहा। जो भी देश का नागरिक विदेश जाता रहा, ये दूसरी बड़ी बात थी। तीसरी बड़ी बात, एक्सेस सस्पिशियस होना अपोजिशन का। अगर इस समय में ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा किसी आतंकवादी को आतंकवादी कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया, कांग्रेस इस पे भी सवाल खड़ा कर गई कि यूनाइटेड नेशन ने चुनाव के दिनों में ऐसा क्यों किया। सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि चुनाव के दिनों में क्या हुआ। इससे उनकी लैक ऑफ पॉलिटिकल सेंस दिख गई कि यूनाइटेड नेशन मोदी के अंडर थोड़ा काम करता है, उसके अधीन नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। यहां से पता लगा कि ये अति प्रभावित हो गए हैं एक शख्सियत से और उसे खत्म कर देना चाहते हैं। माहौल ऐसा बनाया गया कि अगर क्लास में कोई एक बच्चा फर्स्ट आता है, बाकी बच्चे फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो बेटर ये नहीं है कि हम प्रैक्टिस करके फर्स्ट आए, बेटर ये है कि उसे मिल करके खत्म कर दो। तो पूरा विपक्ष जो एक साथ हुआ, जिनका टारगेट ये था कि मोदी मुक्त भारत, मोदी को खत्म करना है, मोदी को गिराना है, रोजगार पे बात नहीं की, देश की सुरक्षा पे बात नहीं की, तकनीक के विकास पे बात नहीं की, देश को सशक्त बनाने की बात नहीं की, गरीबी उन्मूलन की बात नहीं की, वन्य संरक्षण पर्यावरण की रक्षा की बात नहीं की, कोई बात नहीं की, मोदी को गिराना है। देश की सभी पार्टियां लामबंद होते रही। देश का सवाल उनसे अंडर करंट के तौर पर यह था कि ये एक चुनाव का मुद्दा हो सकता है कि मोदी को हराना है। क्यों टैग दिया जाता था कि कम्युनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, और उनके द्वारा खुद के स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए ओपोजिशन के द्वारा यह कहा गया कि हम कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट है, वी आर एंटी कम्युनल फोर्सेस एंड बीजेपी एंड मोदी इज कम्युनल। ये एक टैग दिया गया, जबकि उसका बिल्कुल विरुद्ध एक्ट करते रहे। मुस्लिम, दलित और यादव एक साथ आ जाए, इसके लिए वोट बैंक बनाने के लिए एक साथ जुड़ते रहे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को यूटिलाइज करने की काम ऑपोजिशन ने किया और लोग सयाने हो गए थे। देश के लोगों को ये सेंस चला गया कि ये बात करेक्ट नहीं लगती। क्यों? जब हम कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं तो आप इसे लंबे समय से देखिए। एक कैडर में नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी और वो पहले दिन से कार्य करता था। देखे जैसे शुरुआत में इंटॉलरेंस की लहर चली और बड़े सारे लेखकों, पत्रकारों ने और बहुत सारे कद्दावर कविताकारों ने अपने अवार्ड वापस करने शुरू किए थे। उस समय एक इंटॉलरेंस का कैंपेन चलाया था, वो मूवमेंट आप याद करिए। बड़े बड़े अवार्ड वापस आ गए थे, बड़े बड़े मेडल वापस आ गए थे, सारी चीजें वापस हुई। फिर समय आगे बढ़ा, मॉब लिंचिंग एक इंपॉर्टेंट घटना हुई देश में। लगातार अलग अलग एरियाज में मॉब लिंचिंग होती रही, पर आपने नोटिस नहीं किया, पिछले 6 महीने से बिल्कुल शांत हो गई थी ये चीज। मॉब लिंचिंग भी नहीं हुई और उसकी घटना रिपोर्ट भी नहीं की गई। शायद डिसीजिवली पब्लिकली प्रोक्लेम नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को भी अपना एक वोट बैंक तो साधना है, लेकिन डिसीजिवली अंडरग्राउंड काम किया गया और ये इवेंट रोके गए हैं। पिछले 8-9 महीने के दौरान ये चीजें उस लेवल पर रिपोर्ट नहीं हुई जितनी मिडल ऑफ द गवर्नमेंट, मिडल ऑफ द टाइम ये रिपोर्ट हो रही थी। तो क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी स्ट्रेटेजिक रही। उन दिनों में वो घटनाएं होती रही, प्रधानमंत्री और बड़े कद्दावर नेता मौन रहे, ताकि वो जो एक वर्ग पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है वो हो जाए। समझ आई बात? लेकिन थोड़े ही समय बाद डिसीजिव एक्शंस लेते हुए वो एक्टिविटी कर्ब भी कर दी, ताकि जो एक वर्ग का कॉन्फिडेंस लूज होना है वो ना हो। तो एक वर्ग का कॉन्फिडेंस गेन किया और एक वर्ग जिसका कॉन्फिडेंस मिलना नहीं है लेकिन वो लूज भी नहीं होना चाहिए पूरी तरह से, उसको वहां पे इंटैक्ट रखा। और उस कॉन्फिडेंस को जो लूज नहीं होना चाहिए था उसे कहीं ना कहीं हार्नेस किया अंडर करंट वाली थ्योरी से, उसे कहीं ना कहीं हार्नेस किया सोशल, इकोनॉमिक और अदर एरियाज में सर्व करके। लेकिन रिलीजियस ग्राउंड पे वेरी क्लियरली अपना एक धड़ा हमेशा मेंटेन रखा, कभी भी उसे हार्म करने की कोशिश नहीं की गई। ये बात आप याद रखिएगा।
चाहे साक्षी महाराज के स्टेटमेंट्स हों, चाहे साध्वी प्रज्ञा के स्टेटमेंट हैं, चाहे गिरिराज सिंह के स्टेटमेंट थे, किसी भी तरह से बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के द्वारा एक सिंगल सेंटीमेंट ऐसा प्रमोट नहीं किया गया जिसके द्वारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन का वो सेंटीमेंट हार्म हो जो ये चाहते थे कि ना हो। उन्हें ऑलवेज रखा गया इंटैक्ट करके, उन्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट किया गया। और इस बार इस 2014 ऑनवर्ड एक नई चीज हुई है। अब तक देश में जितनी भी पार्टियां थी वो बीजेपी का डर मुसलमानों को दिखा करके वोट लिया करती थी कि ये मोदी आएगा मुसलमान खत्म हो जाएंगे, बीजेपी आएगी मुसलमान। ये 2014 से एक नया कैंपेन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन को बीजेपी मुस्लिम का माइनॉरिटी का डर दिखा करके वोट ले रही है कि सिर्फ भारत में एक पार्टी हम हैं जो तुम्हारे हित की बात कर रही है। अगर तुम आज लामबंद ना हुए तो फिर यह तुम्हें खा जाएंगे। इसमें लगातार आ रहे बयान, आरएसएस की तरफ से लगातार वो स्टेटमेंट्स जिसमें बार बार स्टैटिस्टिक्स पर बात की जाती रही थी कि मुस्लिम पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा रहे हैं। बार बार भारत में बीजेपी की तरफ से कुछ मंत्रियों के, कुछ एमपीओं के द्वारा यह बयान देना कि हिंदुओं को भी 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करने चाहिए। ऑलवेज एक डर बना करके रखने का प्रयास किया गया। तो इस फ्रंट पर इस बार बीजेपी ऑपोजिशन से कामयाब रही। ऑपोजिशन का डर छोटा पड़ा, बीजेपी का डर बड़ा पड़ा और बीजेपी ने मेजॉरिटी पॉपुलेशन को यह कन्विंस करने में समर्थ रहे कि हम हैं, मोदी है तो मुमकिन है। तुम्हारे ही देश में तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी अस्मिता मोदी पे टिकती है। मोदी के साथ आओ और एक विशाल भारत बनाएंगे, एक सशक्त भारत बनाएंगे। ध्यान से हमें स्टेटमेंट सुननी होंगी, जिनको नहीं सुनेंगे तो कहानी समझ नहीं आएगी। जैसे बीइंग पॉलिटिशियन आप स्टेटमेंट कुछ भी देते हैं, लेकिन बीइंग गवर्नमेंट वर्कर, बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हेड, बीइंग सेकुलर रूलर, बिकॉज सेकुलरिज्म इज अ कंसेप्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आप काम वैसा नहीं करते। यही तो हुआ बीजेपी में। ऑपोजिशन का डर इस बार मुसलमानों के लिए, दलित के लिए क्यों झूठा पड़ गया? क्योंकि स्टेज से जो सेंटीमेंट फ्लो कराए गए बीजेपी लीडर्स के द्वारा वो अपने कैडर को कंसोलिडेट करने के लिए थे, लेकिन जमीन पे किया वैसा कुछ नहीं जिससे हार्म हो मुस्लिम को या यादवों को। जैसे लगातार योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदू छवि को लेकर के इस बार प्रखर रहे और इस बार के चुनाव में हिंदू एजेंडा क्लियर रहा। उन्होंने साफ कहा मेजॉरिटेरियन एजेंडा है। उनकी रैली में साफ साफ स्टेटमेंट ये दी गई, वो अली वाले हैं, हम बजरंग बली वाले हैं। इस पे उनके इलेक्शन कमीशन के द्वारा कार्रवाई भी की गई। लेकिन ऐसे में ग्राउंड रियलिटी में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कोई केसेस उस लेवल पर रिपोर्ट नहीं हुए कि मुख्यमंत्री ने सही में भी ऐसा एक्ट किया है कि वो अली वाले हैं, हम बजरंग बली वाले। बजरंग बली में को यहाँ पर हिंदू वोट कंसोलिडेट करने के लिए यूज किया गया, लेकिन अली वाला स्टेटमेंट मुस्लिमों को डेट्रीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर यूज नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर प्रशासन नॉर्मल काम करता रहा। मुख्यमंत्री के द्वारा जो स्कीम्स, जो सर्विसेज, जो बेनिफिट प्रधानमंत्री के द्वारा मिलने हैं वो बिना भेदभाव के सबको मिलते रहे, तो उस सेगमेंट को भी उस लेवल पे अंतर पड़ा ही नहीं, इसलिए वो सेगमेंट उतना डरा नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ मायावती भी सहारनपुर में जाकर के कह रही थी कि सारे मुस्लिम वोट जो हैं वो इधर आने चाहिए, इस बार बटना नहीं चाहिए। तो वो इक्वलाइज हो गया। मुस्लिम वोटर भी इंटेलिजेंट है, वो समझ गया कि उसने भी स्टेटमेंट दिया है तो इसने भी दिया है, यूज तो हमारा दोनों वोट बैंक के तौर पर ही करते हैं। अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि जो सर्व करेगा क्यों ना वोट उसको भी दे दिया जाए। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि मुस्लिम वोटर इतना नॉन इंटेलिजेंट नहीं है, इट इज वेरी इंटेलिजेंट कैडर, इट इज वेरी इंटेलिजेंट वोटर। देश की ग्रोथ में, देश के विकास में उसे पता है कि अल्टीमेटली आप एक मुख्य धारा से कट करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। वोट आपको वहां डालना है, वहां देखना है जहां से सीधे सीधे तौर पर सर्विसेज आ रही हैं, डिलीवरी हो रही है, मैकेनिज्म आ रहा है। शायद वोटर इस तरफ भी शिफ्ट हुआ है कि उन पर तो बहुत फोकस किया, जिन लोगों ने आज दिन तक टैग दिया, इस पे भी एक बार फोकस करके देख लिया जाए। क्या पता इसे जब हमें हमारी लॉयल्टी दिखे तो ये दुगने वे में हमें सपोर्ट कर जाए, क्योंकि लॉयल्टी के लिए तो तरस रहा है ना। तो ये मुस्लिम वोटर ने इस बार किया है। दिल्ली में मैं नहीं मान सकता कि सातों की सातों सीटें ले जाती है बीजेपी बिना मुस्लिम वोटर के कंट्रीब्यूशन के, ये बात आपको मान के चलनी होगी। तो मुस्लिम वोट इस बार डिवाइड हुआ है, मुस्लिम वोट की लामबंदी नहीं हुई, ये मैं मानता हूं। इसमें दोनों रोल इंपॉर्टेंट रहे, एक अंडर करंट का रोल भी रहा और दूसरा रोल ये रहा कि मुस्लिम वोटर भी एक नया ऑप्शन, एवेन्यू तलाश रहा है, ढूंढ रहा है
वो भी ये चाहता है कि एक बार एक कदम शायद हम बढ़ाए तो हो सकता है दुगना कदम बढ़ा करके साथ समर्थन मिल जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों के दौरान ऐसी कोई बहुत ही भयावह कट्टर नीति नहीं देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सॉफ्ट टोन पिछले 6 महीनों से नजर आ रही थी राम मंदिर के मुद्दे पर, और बीजेपी ने मीडिएशन पैनल को एक्सेप्ट किया। बीजेपी ने कहीं पर भी ओपन स्टेटमेंट ये नहीं दिया कि मुस्लिम सेंटीमेंट को हार्म करके हम राम मंदिर वही बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ से भी बार बार पूछा गया, बार बार अमित शाह से भी पूछा गया, नरेंद्र मोदी से भी पूछा गया, बार बार जवाब यह है कि जो विधि सम्मत होगा वैसा होगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा वैसे कार्य किया जाएगा, और जो निर्णय आएगा हम उसको सर्वमान्य मानेंगे। जब मीडिएशन पैनल की बात सुप्रीम कोर्ट ने की तो उसे एक्सेप्ट करना इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि कट्टर चेहरा दिखाते हुए भी मुस्लिम राइट को एडमिट किया है योगी सरकार ने और बीजेपी सरकार ने, अदरवाइज मीडिएशन पैनल की एक्सेप्टेबिलिटी भी ना होती उस लेवल पर। इस बात को समझिए आप। इस बार हिंदू सेंटीमेंट को शांत करने के लिए कितने लेवल पे काम हुआ, कहां कांग्रेस केडर तक विकसित नहीं कर पाई थी, बूथ लेवल तक, लेकिन कहां बीजेपी। इस बार का कुंभ भव्य था। आपको क्या लगता था वो कुंभ था? उसकी भव्यता 2 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई थी। अगर आप राम मंदिर नहीं दे पाए, आपने सारा हिंदू संत समाज, सारा हिंदू जितना भी सोसाइटी थी, सारी तृप्त करके रख दी, खुश करके रख दी कुंभ की भव्यता में। इतना भव्य कुंभ यू कैन नॉट इमेजिन। वो क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था। इस बार की अयोध्या की दिवाली देखिए, इंटरनेशनल लेवल की दिवाली सेलिब्रेट हुई। क्यों हुई? ये सिर्फ इस कमी को पाटा गया था, जो कमी राम मंदिर ना बना पाने की वजह से उत्पन्न हुई थी, उस कमी को पाट लिया भव्य कुंभ लगा करके और भव्य दिवाली अयोध्या में मना करके। जितना भी वोट पैसिव किया जा सकता था, जितना भी वोट सेंटिमेंटली शांत किया जा सकता था, करने में कामयाब रहे योगी और करने में कामयाब रहे मोदी। ये कांग्रेस समझ नहीं पाई। कुंभ कभी इतना भव्य ना होता जितना वो हुआ इस बार। उसका कारण थे इस बार के आ रहे 2019 के लोकसभा के चुनाव, अदरवाइज वो भव्य पहले होता। नाम बदलने शहरों के 2009 के 19 के चुनाव से जुड़े थे। प्रयागराज उसे बनाना 2019 के चुनाव से जुड़ा हुआ था। काम तो पहले दिन से ही चालू हो गया था कि 2019 के चुनाव जीतने कैसे हैं, क्योंकि यह तय था कि राम मंदिर का मुद्दा इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है और बीजेपी के एजेंडे पे प्रमुख मुद्दा है, और हिंदू वोटर को ये नहीं कह सकते कि हम नहीं बना सकते। तो इसमें स्लोगन ये दिया कि जब भी राम मंदिर बनेगा, बनेगा बीजेपी के हाथों ही। यह थॉट दे दिया गया, पूरी होप को डाइवर्ट किया गया कि राम मंदिर इस बार बनेगा कि नहीं बनेगा योगी जी। जब भी राम मंदिर बनेगा, बनेगा बीजेपी के काल में ही। हिंदू समाज को और राम भक्तों को हम यह संदेश देना चाहते हैं, यह वो कभी ना माने कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ये बना सकती है। तो इससे ये क्लियर कर दिया, ये एक तरह की धमकी भी है कि हमें सत्ता में रखा जाए तो राम मंदिर बन भी जाएगा, और कोई आया तो बनना ही नहीं, ये तय है। ये बड़ी बात थी। तो उन्होंने अपने पैच वर्क कर लिए थे। ये पैच वर्क एक इंपॉर्टेंट वर्क था। वर्धा में दिए गए प्रधानमंत्री के, महाराष्ट्र की वर्धा रैली में दिए गए स्टेटमेंट को सुनिए। मेरे धर्म से आतंकवादी नहीं आते, वो दूसरे धर्म से आते। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट था बीइंग प्राइम मिनिस्टर। इसने कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। लेकिन दूसरे धर्म से आते हैं तो नाम नहीं लिया किसी धर्म का, किसी को ये नहीं कहना चाहा कि भाई वो XYZ धर्म से आते हैं, लेकिन अपना कैडर स्ट्रॉन्ग कर लिया और उन्हें मैसेज सेंड कर दिया कि मेरे धर्म से आतंकवादी नहीं आते। इलेक्शन कमीशन की नायाब भूमिका मैं आज दिन तक नहीं समझ पाया हूं। फर्स्ट टाइम का वोटर देश की सेना के नाम पर वोट डाले, कार्रवाई नहीं होती। मेरे धर्म से आतंकवादी नहीं आते, दूसरे धर्म से आते हैं। यह किसने तय किया है भाई कि आतंकवादी धर्म से आते हैं? आतंकवाद और आतंकवादी का धर्म नहीं होता, तभी तो वो आतंकवादी है। जो धर्म में है, क्या वह कभी आतंकवादी हो सकता है? धर्मावलंबी कभी आतंकवाद नहीं करता। तो प्रधानमंत्री जी यहां पर बड़े गलत रहे, और प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग या रैली का कैंसिल हो जाना बीजेपी की कई सीटों पर भारी पड़ सकता था। इलेक्शन कमीशन की इतनी जरूरत ना हो पाई कि 10 घंटे का ही बैन लगा दे, जबकि 72 घंटे का योगी और 48 घंटे का मायावती पे बैन लगा दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। और योगी पे भी बैन लगाया गया, शायद कंसेंट के साथ ही हो कि थोड़ा मासेस में भी शांति रहनी चाहिए, योगी पे बैन लगा दीजिए। ये बड़ी बात थी। आई बात समझ में? तो इस तरह के स्टेटमेंट, तो राष्ट्रवाद तो है, और राष्ट्रवाद में
एक हिंदू राष्ट्रवाद की कहानी तो नजर आ रही है। अली बजरंगबली के स्टेटमेंट से नजर आता है, मेरे धर्म में ऐसा नहीं होता, दूसरे धर्म में होता नजर आता है। देश के स्तर पे चुनाव हो रहे, न रैली शिवराज करेंगे, न रैली सुषमा स्वराज करती हैं। भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं इस समय बीजेपी के, लेकिन 110 रैलियां भुगता दी योगी आदित्यनाथ ने। 110 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में रैली की गई, जिसमें से लगभग 72 सीटें जीत के आई है बीजेपी। क्यों? कौन सा चेहरा प्रमोट किया बीजेपी ने? प्रगाढ़ हिंदुत्व का चेहरा, इसे रखा गया जनता के सामने। और योगी आदित्यनाथ की अमित शाह और मोदी के बराबर की रैलियां कराना बहुत बड़ी बात थी। एक मुख्यमंत्री स्तर के इंसान को आप, जो कि बाय इलेक्शन में करारी हार खा चुके हैं, उन्हें आप केंद्र के स्तर पर ला करके रैली करा रहे हैं, ये बड़ी बात थी। और उनकी रैलियां भी बहुत जोश और खरोश की रही। बंगाल में चौपर उतरने नहीं दिए गए, फिर भी रैलियां की गई, ये बड़ी बात। तो हिंदू लामबंदी तो थी, उस पर रंग राष्ट्रवाद का था, और राष्ट्रवाद न्यूट्रल करके दिया गया, तो आधार सेना को बनाया गया। और सोने पे सुहागा पाकिस्तान कर गया। पाकिस्तान ने भी मजा लेना चाहा। इमरान खान का यह कहना कि मैं तो चाहता हूं अगले प्रधानमंत्री मोदी बने, और आतंकवादी संगठनों का कहना कि हम तो जश्न मना रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, कि भारतीय पॉलिटिक्स डिसरप्ट हो, कि शायद इमरान खान और आतंकवादी संगठनों से मोदी की साठगांठ थी, पुलवामा करवाया, और फिर पुलवामा के बदले में बालाकोट हुआ ताकि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस तरह की उनकी तरफ से सेंटीमेंट आए। कांग्रेस ने इस पे भी सवाल उठा दिया कि बीजेपी बताएगी इमरान खान क्यों चाहते हैं कि मोदी बने, बीजेपी बताएगी आतंकवादी संगठन क्यों चाहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने ये कहा कि देखिए इतनी इनकी कितनी भरोसा है इनको पाकिस्तान पे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इन्होंने हम पे सवाल खड़ा कर दिया। सेना ने 100 बार कहा कि बालाकोट में स्ट्राइक हुई है, ये माने नहीं। बताइए देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों मित्रों, पाकिस्तान के इमरान खान कहते हैं कि मोदी चुनाव जीते, उसे मानते हैं, मुझसे सवाल करते हैं। मेरे देश की सेना कहती है कि हमने